नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो पिछले कुछ परीक्षाओं में पूछे गए MCQ क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। मतलब अनसॉल्व पेपर के MCQs जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आने के, तो ऐसे MCQ को आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए आगे भी लेते आएँ। चलिए छात्रों, हम लोग देखते हैं पहला वाला जो सवाल कौन सा दिया है। इसमें लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। एक द्विघात समीकरण में यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं जब भी हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उस कंडीशन में जब उसके जीरोस को जब फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम हम लोग के पास कितने जीरोस आते हैं, 2 जीरोस आते हैं। तो हम सभी का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर दिया है 2, वो हम लोग का सही हो जाएगा। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो मैक्सिमम कितने जीरो आ सकते हैं, 2 जीरो। अगला जो क्वेश्चन है, इफ tan a इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec a। यानी कहा है कि tan a जो है वो 4/3 है, तो किसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, sec a की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, इसको हम लोग चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम से यूज़ करके लगा सकते हैं, और अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर ना लगा पाए तो हम लोग इसको आइडेंटिटी का यूज़ करके भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग को पता है कि आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये होती है हम लोग की आइडेंटिटी। यानी sec a की अगर वैल्यू फाइंड करना है तो sec a इज इक्वल टू, ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस √1 प्लस tan स्क्वायर a। sec a इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 4/3। 4/3 हम रखेंगे और स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। sec a इज इक्वल टू 1, 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब sec a इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा क्या, 9 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 हो जाए 9 प्लस 16/9 और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 25/9। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 5 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। यानी 5/3 हम लोग का फाइनली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, यहाँ जो आइडेंटिटी लग रही है वो होती है sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसका यूज़ करके जो है हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन कौन सा है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 विल बी। देखिए, हम लोग का कह रहा है कि जो अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, अर्थमेटिक मीन किसी इवन पॉजिटिव नंबर का 1 से लेके 10 तक, ठीक है ना, 1 से लेके 10 तक जो है 1 to 10 विल बी। तो सबसे पहले हम लोग को देख लेना है 1 से लेके 10 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से लेके 10 तक का जो नंबर है वो इवन में कौन कौन सा है। नंबर्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, देखिए जो इवन नंबर पूछा है, या इवन नंबर लिख लेते हैं, नंबर्स इवन में 1 से लेके 10 तक क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6, 8, ठीक है, 1 से लेके 10 तक, फ्रॉम 1 to 10, उसके बाद 10 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, वो अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू होता है कुल पदों का योग बट्टा कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ये इसके लिए नॉर्मल वाला लग जाएगा। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बट्टा 5 हो जाएगा। 10 8 18, 6 24, 4 28, 2 30, 30/5 भाग देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 6। यानी हम लोग का तीसरा वाला जो आंसर है, सी वाला तीसरा का, वो हम लोग का करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला जो सवाल है, इन द फॉलोइंग फिगर इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ सच दैट एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 देन फाइंड पी टी क्यू। देखिए इसमें क्या कहा है, एक सर्कल बना हुआ है, एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल से दो स्पर्शियाँ, ये एक पहली स्पर्शी हो गई, ये दूसरी स्पर्शी हो गई। स्पर्शी मतलब टेंजेंट्स हो गया, जो सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, यानी दो टेंजेंट्स जो है वो गुजर रहे हैं, ठीक है ना, दो टेंजेंट गुजर रहे हैं और इनका जब गुजर रहे हैं तो जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना, सर्कल का सेंटर, तो दोनों रेडियस आपस में क्या हुए हैं, उस पर मिले हुए हैं दोनों टेंजेंट पर। हम सभी को एक थ्योरम पता है, एक प्रमेय पता है कि जब भी क्या है सेंटर से कोई रेडियस जाकर टेंजेंट पे मिलता है तो वो टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये आप सभी लोग उसको याद रखिएगा। जब भी कोई रेडियस जो होता है टेंजेंट पर गिरता है, ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब देखिए ये दोनों रेडियस दिखाई दे रहा है ना, दोनों रेडियस मिल करके आपस में सेंटर पे 110 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए एक साइड यहाँ हो गया, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, यानी चार साइड हो गए हैं और ये एक जो है क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म क्रिएट कर रहा है। जैसे हम लोग जानते भी हैं कि क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर तीन एंगल हमको दे गए हैं और चौथा एंगल ये हमको फाइंड करना है। तो हम सभी क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल का जो सम ऑफ एंगल होता है 360 डिग्री होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ठीक है ना, क्योंकि पी टी क्यू का नहीं पता है, तो इसको तीनों को जोड़ लेंगे, 90 प्लस 110 प्लस 90, तो 360 डिग्री माइनस दोनों को जोड़ेंगे 180 और 110 जोड़ेंगे 290 हो गया, घटा देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 70, यानी 70 डिग्री। यानी ये जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पांचवा जो प्रश्न है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एश फ्रॉम अ वेल सफल डाइस ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखिए एक ताश की गड्डी है जिसमें कि कुल पत्तियां जो हैं वो 52 हैं। एक ताश की गड्डी जिसमें कि कुल पत्तियां 52 हैं, उसमें इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इक्का आने की यानी एस मतलब होता है इक्का, ठीक है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि ताश की पत्तियों में जो है वो टोटल कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं, 2 काले और 2 लाल। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, ऐसी कंडीशन में इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे नंबर ऑफ एस, टोटल 4 होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 हैं। प्रोबेबिलिटी पी ए इज इक्वल टू 4/52, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म इसका लेंगे तो 1/13। सो फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/13। यानी इसकी जो प्रायिकता है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 यानी 1/13 हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो px स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 2√5 px प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है, इसके 2 रूट्स हैं और इसमें जो है p की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में, px स्क्वायर माइनस 2√5 px प्लस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये हमारा दिया हुआ है। इसके 2 रूट्स हैं, कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं। तो हम लोग क्या है पहले इसको कंपेयर कर देंगे ax स्क्वायर bx प्लस c, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी p, b की वैल्यू माइनस 2√5 p और c की वैल्यू हम लोग के 15 हो जाएगी। हम सभी लोग जानते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है d इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 इज इक्वल टू b स्क्वायर यानी माइनस 2√5 p स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p है और c की वैल्यू 15 है। सो यहाँ हो जाएगा 0
इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 5, 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 20p स्क्वायर -60p। अब यहाँ हम लोग 20 कॉमन ले लेंगे, 20p कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना p - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखेंगे व्हेन 20p इज इक्वल टू 0, सो p इज इक्वल टू 0/20 कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, एक वैल्यू 0 हो गई। दूसरा जो दिया है एंड p - 3 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 3 कितना हो गया, p इज इक्वल टू 3। यानी एक जो हम लोग का 0 आ गया, दूसरा कितना आ गया 3 आ गया। यानी हम लोग का पहला वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा यहाँ पर। छात्रों जो 7वां जो क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन वंस। जब किसी पासे को फेंका जाता है तो उस पासे में जो है एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक है ना, हम लोग जानते हैं कि पासे में कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है कि जब हम डाइस को फेंकेंगे, जब डाइस को फेंकेंगे तो टोटल नंबर्स जो हैं वो कितने होते हैं, टोटल नंबर वो 6 होते हैं हम लोग के। ठीक है, और कितने इवन नंबर, प्राइम नंबर कितने होंगे, प्राइम इसमें कौन कौन होंगे, 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यही ना होंगे बस। यार मतलब हम अगर डाइस को फेंक रहे हैं तो उसमें जो नंबर्स हैं वो 2, 3 और 5, यही 3 नंबर है ना। टोटल रिजल्ट हम लोग का कितना है, 6 है, और प्राइम आने का रिजल्ट कितना है, 3 है। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, PA इज इक्वल टू 3/6 डिवाइड करेंगे 1 कितना आ जाएगा 2। यानी फाइनली हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1/2। अगला है, ए टावर इज 20 मीटर हाई एंड इट्स शैडो इज द ग्राउंड 20√3 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स सन्स एल्टीट्यूड। मतलब सन का एल्टीट्यूड फाइंड करना है। सिंपली ये भी क्वेश्चन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, क्या एक क्वेश्चन कहा है, ये कहा है कि द टावर इज 20 मीटर हाइट। एक टावर है, ये 20 मीटर हाइट का है और इसी का शैडो बन रहा है, ये नीचे की तरफ शैडो है ABC, ये 20√3 है मीटर, 20√3 मीटर है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर जो है हम लोग को पूछ रहा है क्या, सन की एल्टीट्यूड पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो दोनों ही साइड की जरूरत पड़ेगी। फिगर हम लोग का यही है, फिगर हम लोग का यही है, हम लोग को बेस और परपेंडिकुलर इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम लोग नीचे सॉल्व कर लेंगे क्योंकि अभी लाइट आ गई है। तो हो जाएगा हम लोग का tan थीटा इज इक्वल टू AB/BC, AB/BC। देखिए AB की वैल्यू हम लोग का 20 है, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC की वैल्यू जो है हम लोग की 20√3, 20 से 20 कैंसिल यानी 1/√3। ठीक है ना। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का। tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा हम लोग का कितना आ जाएगा 30 डिग्री। सो फाइनली हम लोग का हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लोग का जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए ये हाइट थी और ये शैडो था, और हाइट जो यहाँ परपेंडिकुलर के फॉर्म में है और ये शैडो जो है बेस के फॉर्म में है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो कौन होता है, tan होता है। ठीक है ना, इजीली हम लोग इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला जो क्वेश्चन दिया है, द मोड ऑफ द डाटा 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19, 17, इसका मोड फाइंड करना है। हम सभी लोग जानते हैं जब भी किसी डाटा का हम लोग मोड फाइंड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होता है वही उस डाटा का क्या होता है, मोड होता है। तो देखिए 19 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, यानी सबसे ज़्यादा बार जो है 19 रिपीटेड है, उसके बाद जो है 17 दिखाई दे रहा है। सो हम लोग का फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, तो 3a जो है एक्यूट एंगल है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a की। देखिए यहाँ लिखेंगे साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये अगर कॉस की फॉर्म में है तो इसको भी तो कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, ये हो जाएगा कॉस a माइनस 26। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। हम सभी को पता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा कितना था, साइन थीटा होता है ना, तो थीटा हमारा 3a है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कॉस से कॉस हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो 19 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। और जो देखिए 3a को इधर लेते आते हैं, 26 को इधर लेते जाएंगे, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू a प्लस 3a। अब यहाँ नीचे सॉल्व कर लेते हैं, सो हम लोग का हो जाएगा 4a इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 116। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4, जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 29 डिग्री। ठीक है, तो फाइनली हम लोग का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 डिग्री। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 0, द 25th टर्म ऑफ द एपी इज ऑफ इट्स 11th टर्म। मतलब ये पूछ रहा है कि जो चौथा टर्म है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 0 है, तो 25वां टर्म जो होगा वो 11वें टर्म का कितना हिस्सा होगा, मतलब कौन सा हिस्सा होगा या कितने गुना होगा। ठीक है ना, इस तरीके से पूछा हुआ है। तो फोर्थ टर्म हम लोग लिख देते हैं, हम लोग tn या an a14 a4 a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो ये 0 हो जाएगा, यानी a प्लस 3d। इसको हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू a इज इक्वल टू, उसको उधर कर सकते हैं तो माइनस 3d हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब इसका 25th टर्म निकाल लीजिए, यहाँ पर 25th टर्म a 25th इज इक्वल टू a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, a 25th इज इक्वल टू a प्लस 24d। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, a की वैल्यू माइनस 3d दिया है, तो a 25 यहाँ रखेंगे माइनस 3d प्लस 24d, तो a 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21d। ठीक है, अब यहाँ जब निकल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, 11th वाला निकाल लेते हैं। देखिए a 11th इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और a 11 इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए, ये हो जाएगा a प्लस 10d। कितना हो जाएगा, a प्लस 10d, a प्लस 10d हो गया। अब a 11 इज इक्वल टू, यहाँ भी हम लोग a की वैल्यू यहाँ से रख देंगे इक्वेशन 1 से, आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3d प्लस 10d, ठीक है, इज इक्वल टू 7d, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब नीचे लिखेंगे बाय इक्वेशन 2nd एंड 3rd। तो जब इक्वेशन 2nd एंड 3rd से जब करेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, a25 अपॉन a11 इज इक्वल टू 21d अपॉन 7d, दोनों का डिवाइड करेंगे तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आएगा, 3। यानी हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको और हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का फोर्थ टर्म निकालना है। यहाँ पर हमने क्या किया है, फोर्थ टर्म निकाल लिया है, a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर a+3d के फॉर्म में जो है निकाला हुआ है। अब इस 3d को हम लोग उस साइड कर दिए तो -3d हो गया, यानी a की वैल्यू यहाँ क्लियर है और इसी से हम लोग को आगे भी काम करना है। अब क्वेश्चन में ये कर रहा है कि 25 टर्म जो है निकालना है। 25 टर्म यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हम लोग 25 टर्म निकाल लिए हैं। अब यहीं क्या करना है हम लोग को, जो a है, ठीक है ना, उसकी जगह हम लोग को -3d रखना है इक्वेशन फर्स्ट से। यहाँ पर देखिए a की जगह -3d हमने रख लिया है और 24d में से 3d घटा दिए तो 21d हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। जैसा काम मैंने 25 में किया है 25 वाले में, वैसा काम तुरंत 11 वाले में करना है। 11th वाला निकालना है तो a + 11 - 1 × d, तो यहाँ पर a + 10d आ गया। a की वैल्यू -3d जो है वो रखनी है और इसमें से घटाकर जो है वो इसमें जो है a11 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब दोनों को क्या करना है, इसको और इसको, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को जो है आपस में डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने पर आप लोगों का फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 1/3। इसमें जो है फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने का जो फार्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा × x, और ये होता है अल्फा × बीटा, ठीक है ना। x² ये हो जाएगा अल्फा यानी 3 + 1/3 × x, और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का 3 × 1/3 0, ठीक है। अब यही क्या करना है, 3 × 3 = 9 110। अब देखिए x² 3 × 3 = 9 110 हो जाएगा, 10/3x प्लस 3 से 3 कैंसिल और ये 1 हो जाएगा = 0। अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, 3 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² हो जाएगा ये, और यहाँ जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -10x, और 3 × 1 = 3 = 3 0 = 0, यानी हम लोग का कितना आएगा, 3x² - 10x + 3 = 0 आएगा, ठीक है ना। ऐसे में हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वाला हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 वाला, इफ़ sin α = cos α तो फाइंड अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, सिंपल है क्वेश्चन। देखिए sin α cos α के बराबर है तो लिखेंगे sin α = cos α। तो ऐसे में क्या करना है, देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी sin α = cos α × 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी संख्या में एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो अब cos α को इधर हम लेते आते हैं, sin α / cos α, ठीक है, तो = 1 हो जाएगा। अब ये दोनों हो जाएंगे tan α = 1। अब tan के पदों में जो है 1 किसकी वैल्यू होती है, tan α = tan 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री, tan से tan कट गया और अल्फ़ा = 45 डिग्री हम लोग का वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर कहीं से कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट बताएं। तो छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, 2 players संगीता and Reshma play tennis match. The probability of winning the match by Sangeeta is 0.62. Find the probability of winning the match by Reshma. यानी कह रहा है कि 2 गेम हो रहा है, 2 मैच हो रहा है जिसमें कि संगीता और रेशमा जो है खेलती हैं, और संगीता के जीतने की प्रायिकता जो है वो 0.62 है, तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। अरे वो हारेगी, मतलब इसका मतलब क्या है, रेशमा जीत रही है। संगीता का हारने का प्रोबेबिलिटी मतलब रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपल सा ट्रिक है इसमें, जब भी आपको जो है मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी तो इतना दिया है, जब वो हारेगी तभी ना रेशमा जीतेगी, मतलब न जीतने की प्रोबेबिलिटी, संगीता के न जीतने की प्रोबेबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी = रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। मतलब समझिए इसमें संगीता जीत रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी 62% मान लीजिए है, 62% है प्रोबेबिलिटी,
अब 62% में से जो है उसके 9 जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 38%। अब वो ना जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वही जो है रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, और वो होकर जो हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 38%। यानी हम लोग को अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली जो है ये रेशमा वाले जो संगीता वाला है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, वो 1 में से माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग का ट्रिक यही है कि कभी भी किसी चीज़ के जब भी निगेटिव चीज़ अगर फाइंड करना हो तो हम लोग जो है 1 में से माइनस करते हैं। निगेटिव चीज़ इसमें कैसे, क्योंकि नॉट तो इसमें दिया नहीं है, तो कभी भी क्या याद रखिए कि क्योंकि होने की प्रोबेबिलिटी एक बार होती है, एक ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी एक बार जीत रही है, ठीक है ना, तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछा है ना, अगर वो नहीं जीत रही है इसका मतलब रेशमा जीत रही है, ठीक है। तो घटा देंगे हम लोग का, तो फाइनली जब इसमें घटाएंगे तो आएगा हम लोग का 0.38, ठीक है ना। यहाँ पर घटा के चेक कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग का फाइनली जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, डबल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू द CSA ऑफ रेडियस ऑफ द बेस। देखिए अगर किसी वॉल्यूम को डबल कर दिया जाए, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, इसको डबल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो कह रहा है कि जो है CSA ऑफ सिलेंडर और रेडियस के कितना गुना होगा, ठीक है ना, मतलब जोड़ने पर होगा, डिफरेंस करने पर होगा, प्रोडक्ट करने पर होगा, या डिवीजन करने पड़ेगा। मतलब अगर ये कह रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को डबल कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो मतलब वॉल्यूम ये होगा वो इसके CSA के और बेस के कितने गुना होगा, यही पूछ रहा है ना, या इस तरह से पूछ रहा है जो भी। देखिए जब इसको अलग करेंगे तो 2πrh, और ये जो हो जाएगा CSA हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, और इनटू, चूँकि 2 आर था, 1 आर बचा ना, तो यही हुआ, देखिए CSA और रेडियस दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीच वाला जो साइन दिया है वो प्रोडक्ट का है, किसका है, प्रोडक्ट है। यानी किसी भी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है अगर इसको डबल किया जाए, ठीक है ना, तो वो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और रेडियस के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का वो सी जो है, प्रोडक्ट सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो दिया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट लाइन -1 7 4 -3 एंड 2 3, ठीक है। इसको हम लोग को फाइंड करना है। इसके लिए देखिए हम लोग का जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का सूत्र होता है, हम लोग का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग को फाइंड करना है तो m x2 + n x1 m + n, और ये my2 + n y1, ये भी m + n। देखिए जब रेशियो दिया हुआ है और दो अलग अलग जो है हम लोग के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, हम लोग को जो है इस वाले फॉर्मूले से हम लोग को इसका एक तरह से कोऑर्डिनेट्स पता कर लेना है। देखिए तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और x2 हमारा कितना हो जाएगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 4 हो जाएगा, और n की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी 3, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू -1, 2 + 3, ठीक है। यहाँ भी वही 2 × y2 की वैल्यू हम लोग की -3 हो जाएगी, और इसके बाद n का वैल्यू 3, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 2 + 3, सॉल्व करेंगे, 2 4 = 8 -3/5 और -6 21/5, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/5 और ये हो जाएगा 15/5। सो अगर इसको क्रॉस करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो 1,3 जो है हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग का क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग जो है इसका कोऑर्डिनेट्स आप लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए छात्रों 17 वाला नंबर क्वेश्चन दिया है, हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर विद द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स वेट्स, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए कह रहा है कि ब्रेड्थ जो है, मान लेते हैं लेट विड्थ इज इक्वल टू
एक्स, तो लेंथ हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब सुनिए यहाँ पर हम लोग का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हाफ पेरीमीटर यही कर दिया जाए, हाफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो सिर्फ एल प्लस बी हो जाएगा, एन हो जाएगा, मतलब हाफ का मतलब आधा, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। देखिए इस तरीके से 2 से डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, यानी एल प्लस बी बचेगा। तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है हम लोग का, 36 दिया है। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्स प्लस 4, यहाँ हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो जाएगा। और ऊपर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहाँ पर देखिए, तो 2x प्लस 4 को उधर लेते जाते हैं, 2x इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा तो 36 माइनस 4 हो जाएगा, एंड 2x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, कटेगा पीटेगा तो 16। तो देखिए एक नंबर हम लोगों का 16 आ गया x की वैल्यू। अगर हम लोग 16 में देखो, एक जो है हम लोग का 16 आ गया, और 16 में हम लोग क्या करेंगे, 4 अगर ऐड कर देंगे, यानी 16 प्लस 4 ऐड कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक 16 दूसरा 20, तो फाइनली हम लोग का पहला वाला जो आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द बेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 4.7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कहता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो दिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है पाई आर स्क्वायर का, और इसका जो हाइट दिया है वो 4.7, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 470, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था ना, तो सेंटीमीटर हम लोग का अब क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब भी वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं तो उसका जो यूनिट होता है वो किस में होता है, क्यूब में होता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, गलती से स्क्वायर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में होता है। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला है, द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द मिनट हैंड इज 1 मिनट विल बी। हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि 1 मिनट में जो होता है, 1 मिनट में जो घड़ी की सुई होती है वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। हम सभी लोग जानते हैं कि घड़ी की जो सुई होती है 60 मिनट में 60 मिनट में जो है वो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का करेगी, 360 अपॉन 60, यानी 6 डिग्री का। यही हम लोग को याद करना है। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6 अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ये कटेगा इससे, तो कटेगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन ये इससे कटेगा तो 60 हो जाएगा, यानी ये पहला वाला हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक चीज़ याद रखिए, कभी भी एंगल निकालना होता है तो एक कंप्लीट जो होती है मिनट वाली सुई जो होती है घूमती है, कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, 360 डिग्री का, एक गोल राउंड में घूमती है। तो 1 मिनट का निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट का 6 डिग्री हो गया। अब यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर में हम लोग रख दिए हैं, रखने के बाद हम लोग का ये वाला जो है ऑप्शन सही हो गया है। छात्रों देखिए 20 वाला जो क्वेश्चन है, लिखा है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 नंबर्स इज 12, 9th नंबर इज नॉट क्लियर टू रीड, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल 9 नंबर इज 13 देन द नंबर विच इज नॉट क्लियर विल बी। देखिए 8 नंबर्स का जो यह दिया है, 8 नंबर्स का लिख लेते हैं, 96 हो गया, कितना हो गया, 8 नंबर्स का 96 हो गया। और ऑल 9 नंबर्स का कितना हो जाएगा, देखिए 9 नंबर्स का कितना है, 9 नंबर्स का 13 दिया है ना, 8 नंबर्स का 12 दिया था, तो 8 का 12 में मल्टीप्लाई कर दे, 96 आ गया। हम इसको शॉर्ट में समझा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग में जो है वो ब्रीफली नहीं, मतलब बड़ी में करना पड़ेगा, इक्वेशन बना के करना पड़ेगा, शॉर्टली समझा रहे हैं। 8 नंबर्स का जो है वो 12 है, तो सम ऑफ द रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये 8 12 96,
ठीक है ना। अब इसमें जो है ऑल 9 नंबर्स का 13 दिया है, तो 9 का हम लोग 13 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 117। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 117 माइनस 96, और ये 11 में से 9 जाए 2 यानी 21, तो हम लोग का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 21। यानी 20वां जो है 20वें का हम लोग का जो है वो 21, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। छात्रों ऐसा सवाल कभी भी जब भी दिया रहे तो आप लोगों को क्या करना है कि जो दिया है 8 संख्याओं का समांतर माध्य 12 है, तो 8 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। सबसे पहले योग कैसे निकालेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब 9वीं संख्या जो है हमको पता नहीं है, 9वीं संख्या हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे, इसमें करा है लेकिन ये पता है कि 9वीं संख्याओं का समांतर माध्य 13 दिया है, यानी अब 9वीं संख्याओं का समांतर माध्य 13 दिया है, तो इसका भी योग निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, दोनों में से यानी इस योग में से इस योग में से दोनों को आपस में क्या कर लीजिए, माइनस कर दीजिए, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो छात्रों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर कहीं से कोई समस्या आ रही हो, कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके हमसे जो है वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को जो है वो दूर करें। आज इस वीडियो में इतना ही छात्रों, अगले वीडियो में हम लोग एक नए सिरे से जो है नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।